नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सिल्वर शॉपिंग की इस खास पेशकश में। नवरात्र पे हमने गोल्ड की तो बहुत बात की है, लेकिन आज सिर्फ चांदी की बात करेंगे। 360 डिग्री एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आपके जितने भी सवाल होंगे चांदी से जुड़े हुए, आज सभी सवालों के हम जवाब देंगे। हमारे साथ वामन हरी पेठे से नील पेठे साहब हैं। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चांदी का पूरा स्टोर्स है, सारे आप यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, चांदी से बनी हुई है। इस प्रोडक्ट की क्या अहमियत है, कैसे बनती है, शुद्धता की कैसे जांच होती है, कैसे इसके भाव तय होते हैं, क्या मिक्सिंग होती है, कितनी शुद्धता जरूरी है, तमाम सवालों के आज जवाब इनसे लेंगे और उसके भाव क्या होते हैं ये भी पूछेंगे। नील साहब, चांदी को लेकर इतनी 360 डिग्री बातें कहीं भी नहीं की जाती है। मैं आज एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपसे जानूंगा कि जरूर। चांदी के भाव कैसे तय होते हैं, इसकी शुद्धता कैसे तय होती है। सबसे पहला मेरा सवाल है प्योरिटी को लेकर ही। चांदी, कितनी चांदी शुद्ध मानी जाती है ज्वेलरी के हिसाब से? अब भी जैसे कि आप देखेंगे जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस निकाले हैं उसमें अभी 92.5% जो चांदी है जिसको स्टर्लिंग सिल्वर बोलते हैं वो शुद्ध मानी जाती है। और उसके ऊपर भी आती है जो हमारे ट्रेड में चलती है, जो हम बोलते हैं 99% प्योर भी चांदी आती है, जिसके बार्स वगैरह बनते हैं, वो भी प्योर मानी जाती है। ओके, यानी जो अगर जैसे बोलेंगे आप प्योर चांदी है वो तो 999 वाली चांदी है। जो अगर उससे कुछ बनाने हैं, कुछ चीज़ बनानी है उससे, तो 92.5% स्टर्लिंग सिल्वर चांदी है, वो प्योर मानी जाती है। ओके, यानी अगर किसी को ज्वेलरी बनानी हो तो स्टर्लिंग सिल्वर जो चांदी है वही 92.5 वाली उसी से ज्वेलरी बनती है या किसी और से भी बन सकती है? अभी फ़िलहाल तो मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पर जैसे कि अभी गवर्नमेंट रेगुलेशंस ला रही है, तो जैसे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बढ़ते जाएंगे और जितने स्ट्रिक्ट होते जाएंगे, जैसे गोल्ड में अभी हॉलमार्किंग कंपलसरी किया हुआ है, वैसे सिल्वर में भी अभी करने का गवर्नमेंट चाह रही है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सब हमको ज्वेलरी 92.5 में मिलने चालू होना चाहिए। अब मैं हॉलमार्किंग की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि गोल्ड में तो अनिवार्य हॉलमार्किंग है ही, सबको पता है। हालांकि पूरे देश में अभी भी नहीं है, कुछ बाकी पैन इंडिया तो अभी नहीं है, लेकिन बाकी ज़्यादातर आधे से ज़्यादा जिलों में अब तक हॉलमार्किंग अनिवार्य गोल्ड में हो चुकी है। क्या सिल्वर में अनिवार्य हॉलमार्किंग है क्या? गवर्नमेंट चाह रही है कि ये हॉलमार्किंग अनिवार्य करे, और उसके लिए काफ़ी सारे जो जीजेएफ जो है, गोल्ड ज्वेलरी काउंसिल जो है, जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, वो भी काफ़ी सारी मेहनत ले रही है ये चीज़ करने में। अभी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है, पर उसके जो सेंटर्स है वो अभी तक बने नहीं है, वो भी इन प्रोसेस है। तो वो सेंटर जैसे बनने चालू हो जाएंगे अगले 2-4 साल में, तो ये हमें इस पे ज़्यादा फोकस और इस पे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेथड हमें देखने मिल जाएगी। ओके, तो आप लोग जो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तमाम तरह के रेंज है, चाहे वो ज्वेलरी हो, जो यूटेंसिल्स हो और गिफ्ट के जितने भी आइटम्स हैं, सब चांदी के बनी हुई हैं। तो क्या यहाँ पे आप हॉलमार्क करके देते हैं या कोई कस्टमर्स आता होगा, पूछता होगा कि मुझे हॉलमार्क वाली चांदी ही चाहिए, तब हॉलमार्क करवाते हैं, कि क्या स्थिति क्या है अभी की? जैसे मैंने बोला, अभी हॉलमार्किंग सेंटर्स बने नहीं हैं अभी भारत भर में, तो अभी तो मैं फ़िलहाल हॉलमार्क कर ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सेंटर्स अवेलेबल नहीं है। ओके, तो जो 999 प्योर जो चांदी मिल रही है भी, फिर वो कहाँ से हॉलमार्क होके आती है? हॉलमार्क तो कुछ होता नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो जैसे कि हम टेस्ट करवा लेते हैं उसकी, कि कैरेटोमीटर करके एक मशीन अवेलेबल रहती है, तो उसमें आप टेस्ट भी करवा सकते हैं और उसका क्या टच भी निकाल सकते हैं कि ये कितनी प्योर है। पर इससे आपको स्किन टच ही पता चलेगा, तो उस पे से काफ़ी पता चल जाता है। लेकिन अगर कोई रीसेल करने आए तो उसे कैसे पता चलेगा? मैंने मान लिया आपसे खरीदा कोई भी ज्वेलरी, आपने कहा कि ये 92.5 है, स्टर्लिंग सिल्वर से बनी हुई है, फिर उसे अगर मैं किसी और ज्वेलर के पास जाता हूँ, आप तो दे देंगे आपके यहाँ से खरीदी हुई है, कोई तीसरा ज्वेलर उसे कैसे देगा कि उतनी शुद्ध चांदी है इस ज्वेलरी में? यूजुअली ज्वेलरी कोई भी आती है, चांदी बोले या सोना बोले, तो उसको टेस्ट करवाया जाता है। जो पुरानी मेथड है, कसौटी लेके टेस्ट किया जाता है, पर चांदी के लिए एसिड का टेस्ट किया जाता है, उससे उसकी शुद्धता समझ में आती है, और उसके बाद वो ज्वेलर जो होता है वो उसका अच्छा भाव दे सकता है उसके बाद। ओके, टेस्टिंग करने के बाद अच्छा भाव और एक जो नेशनल लेवल पे जो भाव चलता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, कई सारे दर्शक हमारे टीवी शो में आते हैं, वो कहते हैं कि जब वो खरीदते हैं और बेचने जाते हैं तो भाव में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। मान लिए अब 70,000 के आसपास उन्हें खरीदा भाव खरीदने जाते हैं तो हेवी डिस्काउंट पे उन्हें बेचना पड़ता है। क्या ये आपके यहाँ भी इस तरह की शिकायत आती है क्या? अभी क्या है कि जैसे गवर्नमेंट का जो अभी फोकस है कि हॉलमार्किंग करवाना, वो यही चीज़ के लिए है कि ये जो ग्राहक है उसका नुकसान ना हो।
ताकि कौन सी चांदी वो खरीद रहे हैं वो उन्हें पता चले कि अभी हॉलमार्क चांदी ही है। तो उसका तो जैसे गोल्ड में अभी रेगुलेशन आया है, वो हॉलमार्क गोल्ड है, उसमें कुछ वेट लॉस होता नहीं है, उसमें वो जो महाराष्ट्र में घट बोलते हैं, मतलब जो सोना कम किया जाता है वो उसमें ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। अगर हॉलमार्क बोलेंगे 91.6 है तो 91.6 आता है। तो वैसे ही सिल्वर में ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो 92.5 में बनती नहीं है, तो उसमें थोड़ा कम चांदी यूज़ होता है। और जैसे वो ग्राहक जब आते हैं तो जब भी उन्हें वो चीज़ बेची जाती है तभी उनको पता नहीं रहता है कि ये कम चांदी वाली है। और जब बेचने आते हैं तभी बोलते हैं अरे इसमें तो ऐसा है, फिर ये काट छाट फिर हो जाती है, फिर वो ग्राहक बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो नील, अब एक एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे पड़ताल करूंगा। सबसे पहले ये जो यहाँ पे चाम ब्रेसलेट है। वो चाम ब्रेसलेट है, तो इसमें कैसे भाव कैसे तय होता होगा? वजन के हिसाब से तय करते हैं आप? भाव तो वजन के हिसाब से ही तय होता है। अभी समझो ये 5 ग्राम का है तो 5 ग्राम का भाव लगेगा, उसके ऊपर उसके मेकिंग चार्जेस लगेंगे। और मेकिंग चार्ज कितना होता है आमतौर पे चांदी में? चांदी पे अभी पकड़े जाए तो क्या 1 रुपये होता है, 2 रुपये होता है, 5 रुपये, 10 रुपये, ऐसा वो क्या प्रोडक्ट है उसके ऊपर रहता है। ओके। इसके अलावा अगर मैं इसे रीसेल करना चाहूँ तो फिर आप कितना डिस्काउंट करके, मेकिंग चार्ज के अलावा कितना और डिडक्ट करेंगे आप? नहीं अभी अगर मैं आज ले जाता हूँ ये 5 ग्राम के ब्रेसलेट मैं लेके जाता हूँ, अब मुझे बेचना है, आपके शॉप में दोबारा आता हूँ, मान लीजिए 1000 रुपये का है ये, 1000 रुपये का, मैं दोबारा आपके पास बेचने के लिए आता हूँ तो मुझे क्या देंगे आप? जीएसटी तो इसमें से निकल जाएगा, फिर बिल्कुल, मेकिंग 3% चार्जेस भी, जीएसटी निकल गया। मेकिंग जो बिल में लिखा हुआ रहेगा ऑब्वियसली। तो हम आएंगे, सपोज आप पकड़िए 1 महीने के बाद आ गए, 1.5 महीने के बाद आ गए, कुछ आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आपने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो बेचना है। अगर मैं 70,000 उस समय चांदी थी, मैं 1 महीने बाद जब आया तो चांदी हो सकता है कि 80,000 हो। 80,000 भी हो, 60,000 भी हो, जो भी हो, तो उस दिन का आपको जो रेट है वो रेट आपको दिखाया जाएगा। और उसमें से जो हमारा बाइंग सेलिंग रेट का डिफरेंस है वो माइनस करके आपको हम आपसे वो चांदी खरीद लेंगे। ओके, यानी मेकिंग चार्ज को डिडक्ट करेंगे और दूसरा जीएसटी। ओके, उसके बाद कोई डिडक्ट नहीं होगा। अब अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में और जानते हैं। रिंग वगैरह में इसकी प्योरिटी कितनी प्योरिटी, अगर कोई चांदी का रिंग खरीदना कोई कस्टमर चाह रहा है तो किस प्योरिटी का चांदी मांगे वो दुकानदार से? यूजुअली स्टर्लिंग सिल्वर हो तो वो मांगे तो काफ़ी बेहतर हो, पर स्टर्लिंग सिल्वर है तो उसका मेकिंग चार्ज भी थोड़ा ज़्यादा रखता है। ओके, तो लोग यूजुअली स्टर्लिंग, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे स्टर्लिंग सिल्वर हैं? जी ये स्टर्लिंग सिल्वर की ही है। ओके, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा मेकिंग चार्ज क्यों लगता है? कितना मेकिंग चार्ज होता होगा? अभी परसेंटेज टर्म में बताइए। परसेंटेज, 1 मिनट। तो अभी ये काफ़ी 200-400 रुपए की चीज़ है, तो इस पे लमसम ही प्राइस हम लगाते हैं। तो लमसम प्राइस में ही हम इसको बेचते हैं, क्योंकि उसमें परसेंटेज और ये करते जाएंगे तो वो 500 रुपए के लिए काफ़ी सारी ये चीज़ हो जाती है। इसलिए कि वजन में काफी कम है, इस वजह से ये देखना पड़ता होगा। वजन की चीज़ है। ओके। नहीं रहेगा, 2-4 ग्राम की वजन की चीज़ है। चांदी का जो आजकल दायरा है नील, आप इधर आ जाइएगा, बाकी प्रोडक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दायरा काफी बड़ा है, तो गिफ्ट के लिए अगर किसी को करना है तो क्या क्या रेंज रहते हैं चांदी में आमतौर पर आपके स्टोर्स में या बाकी अन्य स्टोर्स पे? क्या क्या रेंज अब चांदी में अवेलेबल है आजकल? जी, यूजुअली कैसे हम सोना चांदी गिफ्ट करते हैं, किसी को कुछ शुभ अवसर होता है तब गिफ्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी किसी को घर में कोई नया मेहमान आया है या ऐसा कुछ हो, तो यूजुअली ये प्योर चांदी रहती है जो गिफ्ट हम कर सकते हैं। या फिर जैसे बोला नया मेहमान है तो एक छोटा चम्मच और उसके साथ एक छोटा बाउल है तरह, वो हम गिफ्ट करते हैं। या फिर एक मराठी में हम उसको खुड़खुड़ा बोलते हैं, क्या आपके पास है वो तो दिखाएंगे, तो बच्चे के लिए रहता है, तो ऐसा करेंगे तो उसमें से आवाज़ आता है, तो वो सब चीज़ रहती है जो बच्चे के लिए गिफ्ट कर सकते हैं अगर घर में नया मेहमान है तो। या फिर किसी का कुछ इवेंट है, या फिर कोई हाउस वार्मिंग पार्टी है, वहाँ पे आपको बुलाया है, तो एक शील्ड करके आती है जिस पे आप थैंक्स और बेस्ट विशेज ऐसा लिख के आप दे सकते हैं, तो वो भी रहता है। ओके, अब एक एक प्रोडक्ट की मैं कीमत भी जानना चाह रहा हूँ। ये काफी पॉपुलर है, हम दिवाली के आसपास हैं, इसको कुइरी बोलते हैं। कोयरी बोलते हैं। यह माँ लक्ष्मी का मूर्ति भी बना हुआ है, तो ये इसमें चांदी कितनी होगी? करीब 70 to 75 ग्राम चांदी है इसमें। ओके, और इसमें मिक्स कितना होगा? मैं परसेंटेज टर्म में बोल रहा हूँ, कितनी चांदी और बाकी मेटल्स इसमें कितना मिक्स किया गया होगा? अभी यूजुअली देखे जाएंगे तो इसको हम 92.5 में बनाते हैं। ओके, यानी 92.5%। यानी 7.5% कोई और मेटल होगा। तो दूसरा मेटल कौन सा होता है? कॉपर? कॉपर होता है
और यूजुअली कॉपर ही ज़्यादा करके यूज़ होता है इसमें। ओके, तो इसमें मेकिंग चार्ज कितना जाता होगा ये भगवान की जो मूर्ति जो ये बनी हुई है इस पे अप्रोक्सीमेटली 15% मेकिंग चार्ज आता है। ओके, कुल वैल्यू का 15%। कुल वैल्यू का 15%। अब ये जो गणपति की मूर्ति है, ये इसमें मेकिंग चार्ज क्या जाता होगा? इसलिए कि एक तो कलाकृति भी है ये। हाँ, ये तो कलाकृति है तो उस हिसाब से उसका मेकिंग चार्ज है। इसका एक करीबन परसेंटेज 25-30% मेकिंग चार्ज है ओके, जितना वैल्यू है चांदी का उसके ऊपर से आपको 25% प्लस 3% जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा। प्लस 3% जीएसटी तो सब पे मैंडेटरी है। ये भी 92.5 ही है। अभी क्या होता है, कुछ 92.5 रहता है, कुछ 97% प्योरिटी का भी चीज़ होती है। ओके, तो वो मुझे एक बार चेक करवाना। ओके, आमतौर पे मूर्तियां जो बनती है क्या 97.5 या 92.5 या 99 में बनती है? 97 में भी मूर्तियाँ बनती है, क्योंकि क्या है वो भगवान के लिए होता है तो ज़्यादा जितना प्योर रहता है वो अच्छा रहता है। पर जैसे अभी रेगुलेशन आएगा तो सबको उसी में बनाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है आगे। ये भगवान के कुछ मंडप वगैरह मूर्ति रखने के लिए है, तो ये किस प्योरिटी में बनती होंगी? ये भी उसी 92.5 प्योरिटी में बनेगी और 97 में भी बन जाएगी। ओके, पर और उसमें इसमें मेकिंग चार्जेस में डिफरेंस उतना, जो प्योरिटी लेंगे उसके हिसाब से उसका डिफरेंस बनेगा। ओके, आमतौर पे इसमें भी 15 से 20% के आसपास का मेकिंग रहता होगा। जी। यानी कुल मिला के 15 से 25% तक मेकिंग चार्ज, जो आपकी चांदी की जो वैल्यू होती है ना, उसमें 15 से 25% प्रोडक्ट के हिसाब से कितनी मेहनत हुई है कारीगर की, वो कारीगर का काम है और थोड़ा सा तो मार्कअप रहना ही पड़ेगा। मूर्ति वगैरह है तो बारीकी से काफ़ी काम किया हुआ है। तो ये हम इसको कला बोलेंगे तो कला के लिए तो थोड़ा प्रीमियम तो थोड़ा देना पड़ता है, तो हमें भी देना पड़ता है, तो हम वही डिमांड हम हमारे ग्राहक से करते हैं। ओके, पूजा सेट आजकल चांदी की काफी पॉपुलर है, हर घर में लोग रख रहे हैं। एक पूजा सेट का एक अगरबत्ती स्टैंड टाइप की चीजें लग रही हैं या ये खुलने वाला है। ये कुमकुम बॉक्स ही है ये। ओके, कुमकुम ये सिंदूर के लिए सिंदूर का। और इसी तरह का कुछ अगरबत्ती वगैरह रखने के लिए, तो उस सब के दाम कितने होते होंगे प्रोडक्ट के? वो भी अगर क्या है, सब अभी चांदी के वजन पे डिपेंड है। तो अब जैसा आप ये देखेंगे तो ये देख लीजिए, ये प्रोडक्ट है, ये अगरबत्ती स्टैंड है। ओके, तो और इसका वजन एक 13 से 14 ग्राम का वजन है। तो वो हिसाब से उसका एक 1000-1200 रुपये का टोटल दाम इसका हो जाएगा। ओके, और ये भी 92.5 में ही बन रही है? जी, आजकल धीरे धीरे सब हम देख रहे हैं कि यूजुअली जो हम बोलते हैं जो डिश और ये सब होता है, सॉरी, तो वो पहले 97 में बनता था, अभी वो भी हम धीरे धीरे 92.5 पे उस पर भी आ रहे हैं। पर कभी कभी ग्राहक का डिमांड रहता है कि हमें वो प्योर ही चाहिए, पर अभी गवर्नमेंट एक नॉर्म्स हमें दे रही है और ग्राहक का डिमांड एक है, तो वो दोनों को बैलेंस करके ही हमें आगे जाना पड़ेगा और ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो रूल्स है वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। इन प्रोडक्ट्स के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉपुलर है चांदी की, वो क्वाइन और बार। मैं आमतौर पे देखता हूँ कि दिवाली के दौरान लोग अपने मंदिरों में रखने के लिए जो क्वाइंस होते हैं, भगवान की मूर्तियाँ बने हुए, और बार वगैरह जो बिस्किट्स होते हैं और क्वाइन होते हैं, ये जो सारे प्रोडक्ट है इसकी गिफ्टिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो इसकी प्योरिटी क्या रहती है? क्या 999 में ही आते हैं? 999 में ही आती है। और इसमें मेकिंग चार्ज कितना आता होगा? इसमें अगर आप देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है, इसकी प्योरिटी लिखी हुई है इस पे। 999 जो 10 ग्राम्स का है, 5 ग्राम्स का है, 20 ग्राम्स का है, वो लिखा हुआ रहता है। और इस पे जो डाई चार्ज रहता है उसका ही 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, वो जितना वजन के हिसाब से उसका डाई चार्ज के हिसाब से उसका मेकिंग चार्ज रहता है। ओके, अगर किचन यूटेंसिल्स वगैरह की बात करें, उसमें भी काफ़ी चांदी का इस्तेमाल बढ़ गया है घरों में, तो वो किस प्योरिटी में बनाई जाती है जो घरों में इस्तेमाल होते हैं? थी वो जो जैसे मैंने आपको बोला, वो 97% में बनाई जाती थी। अभी धीरे धीरे उसका शिफ्टिंग हो रहा है। जैसे हमने गोल्ड के मार्केट में भी देखा था कि पहले सब 23 कैरेट की ज्वेलरी फेवर करते थे, पर अभी 23 कैरेट को कोई ज़्यादा पूछता नहीं, सब 22 कैरेट में ही शिफ्ट हो गए। वैसे ही शायद वो शिफ्ट हमें चांदी में भी देखने को मिलेगा। ओके, यानी कुल मिलाकर जब बार और क्वाइन आप चांदी का खरीदने जाए तो वहाँ पर जो प्योरिटी होती है वो 999 का ही देखा जाता है, लेकिन जब ज्वेलरी आप खरीदते हैं तो आमतौर पे सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर, जिसमें 92.5% चांदी होती है, बाकी उसमें अन्य मेटल्स की, कॉपर की मिक्सिंग होती है। बाकी आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 92.5 से 97.5% तक की शुद्धता होती है। पूरा ब्रेकअप आपको बिल में मिलता है और साथ ही जो जीएसटी और मेकिंग चार्ज का मार्कअप रहता है वो भी
भी आप अपने जहाँ भी खरीद रहे हैं स्टोर से तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर कोई खरीदार, बहुत सारे खरीदार यहाँ पर बैठे भी हुए हैं, चांदी के लिए स्पेशली आए होंगे, तो इनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इनको क्या देखना चाहिए? आज आए हैं तो ये थोड़े अवेयर भी हो जाएंगे, इनको क्या मांगना चाहिए अपने स्टोर में आके आपसे? जो कुछ है, जो कुछ वो चीज़ खरीदते हैं उसे जांच के लेनी चाहिए कि कोई डिफेक्ट नहीं है उसमें, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि जो बिल में लिखा हुआ है वो एक बार देख के लेना चाहिए, वज़न वगैरह सब एक बार देख लेना चाहिए। मेकिंग चार्जेस जो उनको बोली गई है वही पूरा ब्रेकअप और पूरा जो अमाउंट उनको कमिट किया जा रहा है सेल्स स्टाफ से, वो बिल में लिख के आ रहा है कि नहीं, ये सब उनको जांच के और परख के लेना चाहिए। ओके। और रीसेल वैल्यू के बारे में भी इन्हें पूछना चाहिए, क्योंकि रीसेल एक मेटल में हमेशा एक लोगों के दिमाग में रहता है, गोल्ड सिल्वर खरीदते हैं कि अगर मैं बेचने जाऊं तो क्या मिलेगा, तो क्या इन्हें पूछना चाहिए इस बारे में? ज़रूर इन्हें पूछना चाहिए और इनको यूजुअली बताया भी जाता है कि अगर ये आप वापस आके देने वाले हैं तो इसमें से मेकिंग चार्जेस और जीएसटी इसमें से कट हो जाएगा और उस दिन का जो बाइंग सेलिंग रेट का जो डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस से आपका चीज़ खरीदी किया जाएगा। ओके। तो चांदी की अगर प्योरिटी अगर ये जानना चाह रहे हैं तो क्या प्योरिटी के लिए हॉल मार्किंग तो अभी अनिवार्य है नहीं, तो किस तरह? पर अभी सेंटर्स नहीं बनी हुई है, सेंटर्स नहीं बने हैं और उस तरह की मैंडेटरी नहीं है जो गोल्ड में है, लेकिन अगर किसी को सर्टिफिकेट लेना हो प्योरिटी का तो आप लोग सर्टिफिकेट जारी करते हैं चांदी में? ऐसा सर्टिफिकेट कुछ अवेलेबल नहीं है अभी, पर अगर किसी को चाहिए कि मेरा चांदी कितना प्योर है तो ज़रूर जाके सेंटर से चेक कर सकते हैं और हम भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कि उसका प्योरिटी, उसका स्किन टच कितना है वो हम भी दिखा सकते हैं। हमारे पास मशीन्स है उसकी, तो वो मशीन से हम उनको दिखा सकते हैं। उसको कैरेटोमीटर के नाम से जाना जाता है, उसमें समझ में आता है कितना प्योरिटी है चांदी का। गोल्डन शॉपिंग की पड़ताल में जहां हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी और डायमंड को लेकर कि शॉपिंग में आपको क्या एहतियात बरतनी है, किस तरह से आप खरीदारी करें, क्या देखें क्या नहीं, किससे बचें और आपको भाव को लेकर किस तरह से पता करना चाहिए और क्या आगे को लेकर क्या आउटलुक है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज मैं मुंबई के दादर इलाके में हूं, वामन हरी पेठे ज्वेलर्स के स्टोर में। उनसे सबसे पहले जानते हैं कि गोल्ड अगर कोई खरीदने जा रहा है तो उन्हें क्या देखना चाहिए। हमारे साथ नील पेठे हैं वामन हरी पेठे से। नील, सबसे पहले गोल्ड अगर कोई खरीदने जाए तो उन्हें क्या देखना चाहिए? पहले अगर गोल्ड खरीदने जाएंगे आप तो आपको देखना चाहिए कि गोल्ड क्या कैरेट का है और आपको वही कैरेट का भाव आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब जो आप चीज़ खरीद रहे हैं। तो 22 कैरेट आम आदमी को भाव का क्या पता होगा? आम आदमी को भाव का पता नहीं होता है, इसलिए हम लोग ने अभी ऐसा बोर्ड डिस्प्ले किया हुआ है कौन से कैरेट का क्या रेट है, तो सबको समझ में आ जाए कि 23 कैरेट का रेट अलग होता है, 22 का अलग होता है, 18 का अलग होता है, 24 का अलग होता है। चलिए, आप तो बड़े ब्रांड है, देश के बड़े ज्वेलर्स में आते हैं, आपके भाव तो रिलायबल हो सकते हैं। छोटे शहरों के जो ज्वेलर होंगे, क्योंकि आप वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बड़े ज्वेलर के तौर पर, तो उन लोगों को क्या सलाह देंगे? छोटे ज्वेलर के भाव पर वो भरोसा करें उस स्टोर पे? अगर वो भाव प्रॉपरली उनको बता रहे हैं, ऐसा कुछ बोर्ड पे डिस्प्ले किया हुआ है तो भरोसा कर सकते हैं, पर अगर कुछ डिस्प्ले किया हुआ नहीं है तो थोड़ा सा डाउटफुल है। तो मैं तो बोलता हूँ कि जितना डिस्प्ले करेंगे, जितना ट्रांसपेरेंट आप व्यवहार रखेंगे, उतना ग्राहक का विश्वास भी आपके ऊपर बढ़ता है और वो विश्वास टिकता भी है, क्योंकि जो एक बार विश्वास बैठ गया उसको टिकाना बहुत कष्ट का काम है और विश्वास टूटने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब बात कर लेते हैं प्योरिटी को लेकर। प्योरिटी में अगर ये कितना प्योर है मुझे कैसे पता लगेगा? क्या इस प्रोडक्ट को आप कैसे बताएंगे कि कितना प्योर है, कैसे जांच करें मैं इसकी? तो अगर अभी ये प्रोडक्ट आप देखेंगे तो इसका प्योरिटी क्या है ये आपको प्रोडक्ट के पीछे HUID किया हुआ रहेगा। HUID मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, तो वो वहाँ पे नंबर रहेगा। वो आप BIS केयर करके एक ऐप है जो गवर्नमेंट का ऐप है, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो वहाँ पे वो HUID का जो 6 डिजिट नंबर है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, वो अगर आप डालेंगे तो आपको ये इसके डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे ऐप के थ्रू। तो वो एक गवर्नमेंट अब एक योजना कर रही है कि ये सब चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन हो और उसके ऊपर से मैं जो आपको इनवॉइस जनरेट करूँगा, ताकि जो रिसीट में बनाऊँगा वो रिसीट पे इसका वजन लिखा रहेगा, ये क्या कैरेट का है वो लिखा रहेगा, इसके अगर ग्रॉस वेट और नेट वेट में फ़र्क है, जैसे कि आप देखेंगे इसमें स्टोन्स है तो वो स्टोन्स के ग्रॉस वेट और नेट वेट का फ़र्क भी वहाँ पे
दिया जाएगा, तो आपको समझेगा कि आपको किस चीज़ का दाम हम लगा रहे हैं। ओके, ये तो आपने बिल्कुल साफ तरीके से बता दिया कि प्योरिटी के हिसाब से आपको भाव देने पड़ेंगे और साथ ही उसके अलावा आपको फिर उसके ऊपर मेकिंग चार्ज देने पड़ेंगे। तो मेकिंग चार्ज कितना होता होगा आम तौर पे कितना? मैं जानता हूँ कि कारीगर की अपनी कीमत होती है, उनकी मेहनत लगती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कितना मेकिंग चार्ज आम तौर पे ज्वेलरी पर आप लोग लेते हैं? शुरुआत कुछ 8-9% से मेकिंग चार्ज की होती है, वो फिर आगे जैसे आप डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, क्या आप टाइप के डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, एक और चीज़ होती है, आप जब भी कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए जैसे ये माला माला की तरह है या जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो इसमें बहुत सारे मोती भी लगे हैं, वो तो पूरे गोल्ड होंगे नहीं, फिर आम आदमी कैसे पहचानेगा कि इस वजन में कौन सा गोल्ड है, कौन मोती का वजन है? क्या अलग अलग वजन होंगे सब चीज़ों की? इसके लिए मैंने बोला जो आपको कि ग्रॉस वेट और नेट वेट में फ़र्क रहता है। ग्रॉस वेट मतलब पूरे माला का वजन रहता है, उसमें गोल्ड का वजन भी रहता है और मोती का वजन भी रहता है, और नेट वेट में रहता है वो सिर्फ गोल्ड का वजन रहता है। तो जब मैं आपको चार्ज करूँगा गोल्ड के लिए, तो मैं नेट वेट पे आपको चार्ज करूँगा, ग्रॉस वेट पे नहीं चार्ज करूँगा। और मोती का जो प्राइस रहेगा वो अलग से आपको चार्ज किया जाएगा स्टोन करके। ओके, तो स्टोन के जो प्राइसेस, रत्न के जो प्राइसेस होंगे, वो कैसे पता लगेगा आम लोगों को कि इसके प्राइस क्या होने चाहिए? गोल्ड के तो प्राइस आपने लगा रखे हैं, या नेशनल बहुत सारे ऐसे बोर्ड है जहाँ पर जाके आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस रत्नों के, इन मोतियों के प्राइस कैसे पता लगेगा लोगों को? हर कोई को तो पता चलने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि वो रत्न का पारखी होना उसके लिए ज़रूरत है, जो हम हैं रत्नों के पारखी। हर कोई जैसे आप बोलेंगे कॉमन मैन को, आम आदमी को पता चलने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो फिर भी हम वो जो रत्न रहता है उसका जो कॉस्टिंग आता है वो हम बिल में मेंशन करके देते हैं कि इसका इतना कीमत में ये मिला है। इससे और ज़्यादा हम उसको कुछ क्वालिटी क्या है उसकी वो बता सकते हैं। और अगर उनको कोई उससे सवाल हो कि ये कहाँ से बना है, क्या है, जैसे रतन है वो ब्लड डायमंड्स वगैरह वो चीज़ से नहीं बना है ना, वो उसका सब हम ख्याल रखते हैं। ओके, यानी एक चीज़ आप जब भी खरीदने जाए तो इस बात का ध्यान रखें, ग्रॉस वेट। ग्रॉस वेट में क्या होगा कि मोतियों, रत्न, स्टोन्स के भी वजन होंगे, और जो नेट वेट होगा वो सिर्फ उसमें सोने का वजन ही आपको दिया जाएगा। तो वजन के हिसाब से आप अपना पेमेंट करें और फिर बिल प्योरिटी के हिसाब से आपको पेमेंट देना पड़ेगा। फिर मेकिंग चार्ज, जैसा नील कह रहे थे कि 9% से शुरुआत होती है, बाकी आप जितना फैंसी आइटम लेंगे, कारीगरों की जितनी ज़्यादा मेहनत होगी, मेकिंग चार्ज उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रीसेल वैल्यू के हिसाब से खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली मेकिंग चार्ज का भी आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अब त्योहारी मौसम है, नवरात्र, दिवाली के आसपास में जब लोग मूर्ति भी काफ़ी खरीदते हैं, सोने के सिक्के खरीदते हैं, बार खरीदते हैं, तो वहाँ पर मेकिंग चार्ज क्या लगता है? आमतौर पे अगर कोई सिक्का खरीद रहा है, बार खरीद रहा है, वो तो प्योर 24 कैरेट वाला होता है, तो उसमें कितना मेकिंग चार्ज देना होता है? जैसे आप देखेंगे कि अगर सोने का सिक्का लेने की चीज़ है तो वो आधा ग्राम से हमारे यहाँ चालू होता है, तो उसको 100 रुपया, 200 रुपया, जैसे उसका डिनोमिनेशन बढ़ता जाता है वैसे उसका नॉमिनल मेकिंग चार्ज रहता है, वो आपको देना पड़ता है, और 3% जीएसटी उसके ऊपर। ओके, और मूर्तियों के ऊपर किस कैरेट की मूर्ति आमतौर पे होती है और उसके लिए मेकिंग चार्ज क्या होता है? मूर्ति तो अभी सोने की जैसी मेक टू ऑर्डर रहती है यूजुअली, कि आपको क्या कैरेटेज में चाहिए, आपको कितने ग्राम की चाहिए, कितने हाइट की चाहिए, उसके ऊपर रहता है। तो उसका भी 18 कैरेट में भी बनती है, 22 में भी बनती है, 23 में भी बनती है, और उसका मेकिंग चार्जेस वैसे ही वापस जितनी कारीगरी है उसमें, जितना फैंसी आर्ट वर्क किया हुआ है, उस पर रत्न जड़े हुए हैं कि नहीं जड़े हुए हैं, उस पर उसका मेकिंग चार्ज डिसाइड होगा। ओके, आमतौर पे अगर कोई ज्वेलरी खरीदता है तो किस कैरेट में खरीदे? 18 और 24 और 22, इन तीनों के अलावा भी क्या बनता है 24 कैरेट में? हालांकि आमतौर पे बहुत कम ज्वेलरी बनते हैं क्योंकि मिक्सिंग ज़रूरी है, तो और क्या 18 कैरेट से नीचे की भी ज्वेलरी बनती है, या आप लोग नहीं बनाते? आप बड़े ज्वेलर हैं, लेकिन छोटे ज्वेलर बनाते होंगे 14 कैरेट की या 12 कैरेट की, इस पर कुछ सफाई देंगे आप? 14 कैरेट की ज्वेलरी गवर्नमेंट से परमिसेबल है, 14 कैरेट में आप बना सकते हैं, 14 में बना सकते हैं, 18 में बना सकते हैं, 22 और 23 में भी बना सकते हैं आप। उसके नीचे तो हॉलमार्क होता नहीं है 14 के नीचे, तो 14 तक आप बना सकते हैं और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी है। 14 के नीचे अगर रहेगी कुछ तो आप नहीं खरीद सकते, और आप
कोई बेच भी नहीं सकता उसको। ओके, कैरेट के बारे में बता दूं कि 24 कैरेट यानी 999 यानी 99.9% उसमें शुद्ध सोना होगा, जबकि अगर 22 कैरेट है तो 91.6% उसमें सोना होगा, बाकी मेटल्स सिल्वर या कॉपर की मिक्सिंग होगी। अगर उसमें 18 कैरेट की है तो 75% सोना और 25% बाकी मिक्सिंग होगी, और वहीं अगर 14 कैरेट होगी तो 56% 58.5% वहाँ पर सोना होगा और बाकी दूसरे मेटल्स मिक्स होंगे। तो कैरेट के हिसाब से ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्या भाव देना है। मेकिंग का ऊपर से मार्कअप होगा, वो आप अलग अलग ज्वेलर्स के हिसाब से तय करते हैं। डायमंड भी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है छोटे शहरों में, अब लैब डायमंड भी आ गया है, साथ ही ये नेचुरल डायमंड तो है ही, हालांकि आप लैब डायमंड में डील नहीं करते हैं, लेकिन अगर नेचुरल डायमंड के प्राइसिंग कैसे तय होते हैं, अगर कोई लेना चाह रहे हैं तो क्या किस तरह के प्राइस, कहाँ पे जाके देखें वो डायमंड के प्राइस की आप सही भाव ले रहे हैं उनसे कि नहीं? जैसे आप देखेंगे कि मार्केट में हमारे यहाँ पे बांद्रा में मार्केट है डायमंड का, जहाँ पे डायमंड की होलसेलिंग होती है, तो यूजुअली ले मैन वहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए आपको पहचान चाहिए या फिर आपको जिससे मिलना है उसका कुछ पास वगैरह, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट चीज़ें होती है। तो डायमंड के प्राइसिंग काफ़ी वहाँ पे फेयर होती है। आप अगर एक दो ज्वेलर के पास जाके देखेंगे क्या कलर क्लैरिटी दे रहे हैं, वो क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सर्टिफिकेट पे नेचुरल डायमंड लिख के आना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आजकल जैसे आपने बोला CVD और HPHT प्रोसेस किए हुए डायमंड्स आ रहे हैं, तो सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो सर्टिफिकेट भी थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि मैं ही एक ज्वेलर हूँ, मैं ही सर्टिफाई करके दे रहा हूँ, तो उसमें कोई बात नहीं है कि मेरी ही बैट और मेरा ही बॉल है, मैं ही खेल रहा हूँ, ऐसी चीज़ हो जाती है उसमें। आमतौर पे अमेरिकन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की, यूरोपियन जेमोलॉजिकल, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेशन होते हैं। आप लोग किस तरह के सर्टिफिकेट डायमंड में जारी करते हैं अपने ग्राहकों को? अगर सॉलिटेयर्स होते हैं तो हम यूजुअली GIA जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की हम सर्टिफिकेट जारी करते हैं, अगर सॉलिटेयर हो तो। अगर ज्वेलरी स्टडेड है तो उसमें हम GII यानी जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट की लैब है उससे करवाते हैं, या फिर IGI है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, उससे करवाते हैं, और एक GSI करके भी लैबोरेटरी है जेमोलॉजिकल साइंस इंटरनेशनल, उससे भी करवाते हैं। तो इंटरनेशनल लैब्स है, गवर्नमेंट की लैब्स है, तो वही सर्टिफाई करवा के देते हैं। तो जो हमारे ग्राहक है, जो हमारे क्लाइंट्स है, वो बिल्कुल निर्दास्त रह के खरीदी कर सकते हैं। शुक्रिया नील, आपने वक्त दिया हमें और बताया गोल्ड, सिल्वर और डायमंड के बारे में कि लोग खरीदारी अगर करने जाए, क्योंकि त्योहारी मौसम है तो त्योहारों में लोग आमतौर पे हाजिर में खरीदारी करने जाते हैं, तो तमाम उनके अंदर सवाल रहते हैं कि कितना प्योर है, क्या देखना चाहिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए। शुक्रिया एक बार फिर से आपका, आपने वक्त निकाला। चलिए, तो आपने देखा गोल्डन शॉपिंग की पड़ताल में कि गोल्ड, सिल्वर और डायमंड खरीदारी में आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो इस खास पेशकश को फिलहाल यहीं से बढ़ते हैं। नमस्कार। Poems